नमस्कार, मैं एस के राजीव और इस वक्त आप पटना न्यूज रूम से न्यूज रूम लाइव रिपोर्टर्स लाइव देख रहे हैं। और दरअसल में रिपोर्टर्स लाइव में हम अपने तमाम सहयोगियों के साथ, जो हमारे संवाददाता हैं, उनके साथ हम पूरे दिन भर की खबरों को लेकर के न सिर्फ उनके साथ संवाद करते हैं बल्कि उस पर हम एनालिसिस भी करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में उस खबर हमारे रिपोर्टर्स लाते हैं उस खबर की कितनी प्रासंगिकता है और पूरे दिन भर उस खबर का कितना इम्पैक्ट पड़ा। आखिर जो राजनेता बड़े बड़े बयान देते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, उन दावों और वादों की सच्चाई को भी हम न सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं बल्कि रिपोर्टर के नजरिए से उसे देखने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते भी हैं। तो आज कई बड़ी खबरें हैं जिन खबरों को लेकर हम इस वक्त आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दरअसल में अरविंद केजरीवाल का आपने नाम सुना होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरह, चूंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो मैं भी ये मफलर जो है वो रखे हुए हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह खांसी नहीं होती है मुझे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब देश की राजनीति में चमके तो उनकी लोकप्रियता के साथ साथ उनकी खांसी की भी चर्चा काफी होती थी। तो कम से कम अरविंद केजरीवाल की तरह मैं मफलर तो लपेटे हुए हूं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। दरअसल में अरविंद केजरीवाल की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान को लेकर के विरोधाभास के स्वर अचानक से न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि पूरे देश में जो है वो उभरने लगे और कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश के जो राजनेता हैं वो इस पर न सिर्फ चर्चा करने लगे बल्कि चर्चा के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश भी करने लगे। हालांकि बीजेपी कल से लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, राज्य स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। पटना में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सम्राट चौधरी की तरफ से, उत्तर प्रदेश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को चुनाव के वक्त ही बिहार और उत्तर प्रदेश की याद क्यों सताने लगती है। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि हम लोग भी लंबे समय से जब पटना में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आलोक मेहता जी को हम लोग जाते थे कवर करने के लिए और बड़ा सम्मान से उस व्यक्ति का नाम पत्रकार भी लेते थे। बहुत ही संजीदगी से वो मीडिया के सामने अपनी न सिर्फ बातों को रखते हैं बल्कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के भी काफी करीबी माने जाते हैं। मंत्री भी रहे हैं कई टर्म। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी उसमें मंत्री थे। अभी हाल के दिनों में जब दो बार नीतीश जी के साथ लालू जी गए तो उसमें भी वो मंत्री बने। कई पोर्टफोलियो को उन्होंने संभाला। लेकिन आज सुबह जब नींद खुली तो एक खबर अचानक से व्हाट्सएप पर मैसेज देखने को मिलता है कि आरजेडी के सीनियर लीडर आलोक मेहता के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। खबर पढ़ने के बाद अचानक विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आलोक मेहता इस टाइप के व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब उस खबर की तफ्तीश में गए तो फिर पता चला कि आलोक मेहता ने कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 100 करोड़ का घोटाला किया है। और यही वजह है कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे जगह पर भी उनके आवास हैं जहां पर की छापेमारी सुबह से चल रही थी। हालांकि आलोक मेहता से बाद में पूछताछ भी की गई। तेजस्वी यादव का भी उस पर जवाब आया और तेजस्वी यादव ने एक और बयान दिया। जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई बिहार में तो कई टैक्स चल रहे हैं लेकिन एक टैक्स, पहले आरसीपी टैक्स वो कहा करते थे, जिसका कि नाम अब उन्होंने बदल दिया है और उन्होंने अब कहा है कि डी टैक्स चल रहा है। अब आखिर ये डी टैक्स क्या है इस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जनसुराज के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो कोर्ट में एक बीपीएससी को लेकर के हलफनामा दायर किया गया था उसमें जनसुराज के वकील ने कहा कि भाई 15 तारीख को उसमें विधिवत सुनवाई होगी। इसके अलावे आपको एक चीज और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में जो अपराधी हैं, अब कहीं ना कहीं से अपराध जो बेलगाम हो चुका था उस पर नियंत्रण करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और जो बिहार के डीजीपी हैं वो आज विनय कुमार वो विधिवत पुलिस मुख्यालय में जाकर के लंबी मैराथन मीटिंग उन्होंने की पुलिस अधिकारियों के साथ और डीजीपी ने साफ कह दिया है अधिकारियों को कि भाई संभल जाओ नहीं तो फिर संभाल दिए जाओगे। 2 दिन पहले पटना के एसएसपी ने भी कहा था कि गोलियों का जवाब जो है वो अब गोलियों से दिया जाएगा। हालांकि विधिवत एक जो लॉ है उसके तहत एक जो कॉमन मैन है उसको भी अधिकार है कि अगर आपके ऊपर कोई फायर करता है तो आप अपने बचाव में फायर कर सकते हैं। पुलिस भी उसी कानून का इस्तेमाल करती है। तो ये कम से कम बिहार के अपराधी को, और अभी तक 4 काउंटर हो चुके हैं। कल देर रात गया में भी एक काउंटर हुआ है। अभी तक काउंटर में लगभग 2-3 लोग अपराधी मारे भी गए हैं। कल जो काउंटर हुआ उसमें अपराधी पकड़े भी गए हैं। और एक और खबर है
कि अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं या पटना के अगल बगल में रहते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 500 रुपये का जो नकली नोट है वो बाजार में आ गया है। और अगर आप 500 रुपये का नोट जाकर के बाजार में लेते हैं तो हो सकता है कि नकली नोट से आपका सामना हो जाए, और बाद में जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक कहेगा कि भाई ये नोट तो मैंने दिया नहीं है, तो वो नोट फिर आपके जेब में रद्दी के टुकड़े के समान हो जाएगा। तो अगर आप 500 रुपया मार्केट से लेते हैं तो निश्चित तौर पर संभल कर 500 रुपये लीजिए। लेकिन सबसे पहले और जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर आलोक मेहता से जुड़ी हुई है कि आज सुबह सुबह आलोक मेहता के 17 ठिकानों पर ईडी का रेड हुआ। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, आलोक मेहता के 17 ठिकानों पर आज ईडी ने अचानक रेड किया। आप वहां से जाकर के लाइव भी दिए थे, मैं देख रहा था उसको। वहाँ के हालात क्या बता रहे थे? क्या आलोक मेहता से आपकी बातचीत हुई, या फिर जो उनके वहाँ जो एम्प्लॉय स्टाफ रहते हैं उनसे बातचीत हुई, या फिर जो ईडी अधिकारी थे उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था? बिल्कुल, सुबह 7 बजे से आलोक मेहता के 17 नहीं बल्कि 19 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। जो पटना में 6 ठिकाने हैं और इसके साथ साथ दिल्ली में 1 ठिकाने और उसके साथ बनारस में 4 ठिकाने हैं, कोलकाता में 6 है, और इसके साथ साथ जो हाजीपुर में 3 से 4 ठिकाने वहाँ भी है। ऐसे में लेकर उनके जो पैतृक गाँव है वहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ भी छापेमारी चल रही थी। और सुबह सुबह उनके जो सरकारी आवास है जो पटना में वो सरकारी आवास पर ईडी की 4 गाड़ियाँ लगी हुई थी और बाहर से गेट लगा हुआ था, ना आप बाहर जा सकते हैं और नहीं बाहर से लोग जो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो सुरक्षा कर्मी जो रहते हैं वहाँ पे मुस्तैदी से तैनात थे, और वहाँ के जो मौजूदा सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनके साथ जो आलोक मेहता के साथ गेट पर उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं दे सकते, आप जानकारी अधिकारियों से पूछिए कि कौन कौन अधिकारी पहुंचे। लेकिन वहाँ पे भारी संख्या में जो अधिकारी लोग पहुंचे थे, और ये जो मामला है वैशाली का एक बैंक है, सहकारिता बैंक है, उसी से मामला जुड़ी हुई है। 85 करोड़ के लगभग रकम है, वो रकम को लेकर जो है छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ बता दें कि आलोक मेहता के विषय में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। वो छात्र विंग से राजनीति करते आए, उसके साथ साथ युवा सेल में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ अभी जो चर्चा चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते थे, लेकिन अब देखना हुआ जिस तरीके से उनके कई ठिकानों पे छापेमारी। मेहता घर में थे क्या पटना आवास पर? बिल्कुल, उनके घर पर तो उस तरीके की गाड़ियां नहीं लगी हुई थी कि उनके जो जिस गाड़ी से चलते हैं गाड़ी नहीं लगी हुई थी, लेकिन ईडी की जो गाड़ी थी वो वहाँ पे लगी हुई थी। लेकिन इससे आलोक मेहता जो है पटना में नहीं, साफ उससे जाहिर होता है कि पटना में नहीं थे, और उनके जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों से साथ पर पूछताछ हो रही थी। इसके साथ साथ जो उनके जो पैतृक गाँव में भी वहाँ भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए थे। और आलोक मेहता के विषय में जो कहा जाता था, आप भी उनसे जब बातचीत करते थे तो लगते थे कि साधारण व्यक्ति हैं। हमने भी कई बार उनका इंटरव्यू किया तो लगते थे साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ साथ 1 ठिकाने नहीं बल्कि समझिए कि 19 ठिकाने हैं, कहाँ वो अपना बनाए हुए हैं। दरअसल में इस पूरी खबर पर मंजेश हैं जो कि हमारा जो वेब पेज है चैनल का, उस पर वो खबर लिखते हैं। तो आज इस खबर पर इन्होंने रिसर्च भी किया है। मंजेश, आलोक मेहता जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल जिनकी छवि जो है वो काफ़ी साफ सुथरी मानी जाती रही है, और आरजेडी में एक अच्छे लीडर के तौर पर वो जाने जाते रहे, मीडिया भी उनका बड़ा सम्मान करता है, हम लोग भी बहुत संजीदगी से उनसे बात करते थे और वो भी बहुत सम्मान के साथ बात करते थे। कभी एफसर टॉक उन्होंने नहीं किया मीडिया के सामने भी। आज आप पूरे दिन बता रहे थे कि आपने आज उस खबर को रिसर्च किया, आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद आलोक मेहता से पूछताछ भी ईडी ने की है? देखिए सर, ये पूरी कहानी जो है जब मैं इस मामले को आज डीपली रीड किया हूँ तो ये लगभग 2015 से पहले की कहानी है। ये अभी हाल फिलहाल का मामला नहीं। ये बैंक जो है लगभग आज से 35 वर्ष पहले इनके पिताजी जो तुलसी मेहता है उन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी। इनके मंत्री भी थे तुलसी मेहता जी, उन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी। जो बैंक का नाम है वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक, और इस बैंक को 1996 में आरबीआई ने मान्यता भी दे दिया था, लाइसेंस भी दिया था। और 1995 से आलोक मेहता इस बैंक के चेयरमैन रहे हैं 2012 तक। और उसी दौरान इस बैंक में गड़बड़ी हुई है। इससे पहले भी 2015 में भी इस बैंक पर कुछ जो है मामले आए थे गड़बड़ी का, और जब आलोक मेहता को ऐसा कुछ एहसास हुआ था तो उन्होंने 2012 में चेयरमैन का पद छोड़कर अपने पिता को दे दिया था कमान।
और उस 2015 के मामले में तुलसी मेहता पर कार्रवाई भी हुई थी, मामला सेटल हुआ और जब मामला सेटल हो गया उसके बाद फिर इस बैंक की कमान जो है दे दी गई आलोक मेहता के भतीजे संजीव मेहता को। और अभी इस जो ये मामला अभी ताज़ा हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअल में 5 करोड़ रुपए के गड़बड़ी के मामले से शुरू हुआ जांच, और जब जांच शुरू की गई तो आरबीआई ने जून 2023 में इस बैंक के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी और अभी पता चल रहा है कि करीब 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें आलोक मेहता के परिवार से जुड़ा हुआ 2 कंपनी है, एक लिच्छवी करके एक है कोल्ड स्टोरेज का इनका, और एक महुआ कोल्ड स्टोरेज करके है। इस दोनों के नाम पर इन्होंने लगभग 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था और इनके परिवार के लोग, कहा जा रहा है ऐसा कि परिवार के जो लोग थे वो फर्जी कागजात देके लगभग 30 करोड़ रुपए का लोन निकासी किए हुए हैं। और इसी सब मामले को लेकर आज ईडी इनके आवास पर पहुंची है या अन्य ठिकानों पर पहुंची और जांच की जा रही है। ये चिट एंड फंड से जुड़ा हुआ मामला है पूरा ये? हाँ बिल्कुल, चिट एंड फंड कह सकते हैं, चूंकि कोऑपरेटिव बैंक था, वहाँ आम लोग जो किसान वगैरह हैं उन लोग की भी जमा पूंजी उस बैंक में भी है। और कहा जा रहा है कि जब उन लोगों को कुछ एहसास हुआ कि बैंक में गड़बड़ी की जा रही है, जब उन लोगों ने संजीव मेहता को घेरना शुरू किया तो संजीव मेहता ने ही इस बात का खुलासा किया कि ये आज का मामला नहीं है बल्कि ये उस समय का मामला है जब आलोक मेहता चेयरमैन हुआ करते थे, और तब से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, और तब जाके आज ये मामला 100 करोड़ तक पहुंचा है। हो सकता है आगे के दिनों में जांच में बढ़ जाए या राशि। देखिए कितनी बड़ी खबर है ये कि आलोक मेहता जैसे लोग चिट फंड के जरिए 100 करोड़, अभी फिलहाल 100 करोड़ की जानकारी मिली, हो सकता है कि ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। और 19 जगह बताइए, कोलकाता में, बनारस में जिस तरह बता रहे थे विवेक, दिल्ली में, पटना में, उनके गांव में। इसमें एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूं सर, ये जो बैंक है वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक के स्थापना से लेकर अब तक मैनेजमेंट पर कंप्लीटली आलोक मेहता के फैमिली का ही रहा है। आलोक मेहता रहे, उनके फादर रहे, अभी उनके भतीजा रह रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली होगा ही मंजिस। महिप, आज आप आरजेडी चूंकि बीट देखते हैं, आप आरजेडी में इस खबर को लेकर के क्या चर्चा है और जेडीयू में? जी बिल्कुल, आरजेडी में सबसे बड़ी चर्चा है राजीव जी कि जो भी नेता है वो सीधा कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आता है उसके बाद ईडी की रेड, जो एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए वाले हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, वो लोग हमेशा करवाते हैं। चाहे 2020 की बात कर ली जाए, 2000 उसके पहले की बात कर ली जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो जो भी आरजेडी के लोग रहते हैं या जेडीयू के, जब भी आरजेडी के साथ जेडीयू जाती है, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि जब भी आरजेडी के साथ जेडीयू जाती है, तो जेडीयू के यहाँ भी 2000 उसमें आपको रेड पड़ा था लोकसभा चुनाव के पहले। अच्छा, जेडीयू में किस नेता के यहाँ रेड पड़ा था? उनके ये हैं, आपको भुला रहा हूं मैं नाम, शाह करके हैं, उनके यहाँ अभी वो जेल में ही है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राधाचरण सेठ? हाँ, राधाचरण सेठ, उनके यहाँ पड़ा था रेड और वो अभी तक जेल में है। ठीक है, तो ये लगातार तेजस्वी यादव हमलावर है, कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन आता है उस तरह की कामें जो एनडीए के घटक दल हैं वो करवाते हैं, एनडीए की सरकार करवाती है। और देखिए अब फिर इलेक्शन आ रहा है 25 में, नवंबर में हो जाएगा, तो देखिए फिर से रेड पड़ना हमारे यहाँ शुरू हो गया। भाई उसमें तो 100 करोड़ के घोटाले का मामला है, इसमें बीजेपी क्या करेगी? नहीं, भाई ये तो राजनीति है, अगर जब भी इलेक्शन आएगा तभी क्यों होगा, उसके पहले क्यों नहीं? आप पहले, इसके पहले क्यों नहीं करते थे? जब हम आपको इसमें थे, महागठबंधन की सरकार थी, तो आप राधाचरण सेठ के यहाँ आपने छापा डाल दिया, वो जेडीयू के थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ है कि राजनीति हो रही है कि जब भी रेड होगा तो इलेक्शन के पहले होगा और वो भी उस जगह होगा जो कि महागठबंधन से जुड़े लोग होंगे। राजनीति से प्रेरित बता रही है आरजेडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई राजनीति से अगर प्रेरित है तो फिर इन लोगों को बेल क्यों नहीं मिलता है? राधाचरण सेठ तो लंबे समय से जेल में है। जी बिल्कुल, इस पर तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा, बस वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन आती है तो रेड करना इनका काम है। इसके पहले भी जब हमारे यहाँ, इसके पहले भी कई बार जो है सीबीआई को भेजा गया, इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, हम लोग हमेशा जाते हैं, हम लोगों को कहाँ कुछ हुआ। तो जो भी रेड होता है तो सिर्फ इलेक्शन को मुद्दा बनाकर और हम लोगों को डराने की कोशिश की जाती है, इसके लिए रेड होता है। चलिए, तो तेजस्वी यादव दूध के धुले हुए हैं, ये एक अच्छी खबर है तेजस्वी यादव के शब्दों में अगर माने तो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल में केजरीवाल साहब दिल्ली के
की सत्ता के लिए इतने बेचैन हैं कि जब जब चुनाव का वक्त आता है, 2014 को देख लीजिए, 2020 को देख लीजिए, अब 2025 को देख लीजिए, तो अचानक से उनके जहन में उन्हें बिहारी और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट किया और यह कहा है कि पूरे तरीके से 13,000 फर्जी बिहारी और उत्तर प्रदेश जो हैं उनके लोगों का नाम जो है वो चुनाव सूची में डाल दिया गया। और इसको लेकर के जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसा बयान दिया कि बिहार की सियासत ने उसे अपने पाले में ले लिया और उस पर जमकर बिहार में राजनीति होने लगी, और चिराग पासवान जो पटना के दौरे पर थे उन्होंने जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी, संजय झा, गिरिराज सिंह, मतलब कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो मीडिया के कैमरे को देखता था और इस पर बोलना शुरू न कर दे, क्योंकि बैठे बिठाए केजरीवाल साहब ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया। हालांकि इन मुद्दों का लाभ कितना केजरीवाल साहब को दिल्ली में मिलेगा या फिर बीजेपी को लाभ मिलेगा, ये तो जब 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 तारीख को जब चुनावी परिणाम सामने आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन बिहार की सियासत फिलहाल इस कड़ाके की सर्द में भी काफी गर्म हो गई है। और महीप चूंकि सुबह से लगातार इस खबर पर बने हुए थे, महीप चिराग पासवान का मैंने देखा कि आपने बाइट लिया है। चिराग पासवान आज भवन से निकले तो बड़े गुस्से में थे केजरीवाल के इस बयान को लेकर के, क्या कुछ कहा उन्होंने? ये बिल्कुल, चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल के पास कोई काम नहीं है। जब जब इलेक्शन आता है वो इलेक्शन में बिहारियों का वोट लेंगे। अगर एक दिन भी बिहारी काम करना बंद कर देंगे तो पूरी दिल्ली नहीं पूरे भारत की जो गति है, विकास की गति है, वह रुक जाएगी। और जो भी गति भारत को दी जा रही है या दिल्ली में हो रही है वो बिहारियों की वजह से है। अगर बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वांचल के लोग जाना बंद कर देंगे पूरी तरह से देश जो है अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगी। तो उसको लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर पर चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आखिरकार वोट की इतनी गंदी राजनीति क्यों होती है? वोट तो लेने आप इन्हीं के पास आते हैं, फिर ये फर्जी वोटों की बात कहां से आ गई, यानी कि हम लोग फर्जी हैं। संजय झा ने भी कुछ ऐसा ही कहा। बिल्कुल बिल्कुल, संजय झा ने तो साफ तौर पर कहा कि आप लोग पंजाब में सत्ता में आए, दिल्ली में सत्ता में आए, 10 सालों से आप लोगों ने क्या किया? 10 साल से कंटिन्यू आपकी सरकार है दिल्ली में, आपने क्या चीज दिया? साफ उन्होंने हमलावर करते हुए साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई भी विकास की बात आप नहीं करते हैं कि आप विकास के दावों के साथ आप आगे नहीं जाते हैं। हाँ, एक इशू जरूर खड़ा कर देते हैं कि वो फर्जी वोटर है, इस तरह की बातें होती है। इसके पहले भी महाराष्ट्र की बात किया था उन्होंने कि जब बिहारी जाते थे और उन्हें पीटा जाता था, अब क्यों नहीं होता है? तो ये इलेक्शन में इस तरह का जो बखेड़ा है वो खड़ा किया जाता है और उसके बाद लगातार जो है राजनीति देख रहे हैं लगातार गर्म होती जा रही है। तमाम, चाहे वो गिरिराज सिंह ने भी कहा कि आखिर भाई विकास की गति बिहार और उत्तर पूर्वांचल के लोगों से है, आप दिल्ली के लोग क्यों नहीं बाहर आते? तेजस्वी ने क्या कहा? मेन तो तेजस्वी ने कुछ भी नहीं कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और चुपचाप कन्नी काट के निकल गए। क्योंकि अभी भी महागठबंधन जो है या इंडिया अलायंस भले ही उन्होंने कह दिया हो खत्म हो गया है लोकसभा के साथ ही, लेकिन अभी भी लालू प्रसाद यादव इंडिया अलायंस मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और उसमें केजरीवाल भी सहयोगी हैं। सम्राट चौधरी ने विवेक आज इस पूरे मामले को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीजेपी कार्यालय में। मुझे लगता है कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे। तो सम्राट चौधरी आप बता रहे थे कि उन्होंने भी कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के इस पूरे प्रकरण से जोड़ा है और उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने जो केजरीवाल ने जो बयान दिया उसको लेकर सम्राट चौधरी और उसके साथ साथ बीजेपी के जो जहां बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, वहां के जो तमाम जो नेता हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आज इसी क्रम में जो है सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो केजरीवाल है वो रोहिंग्या मुसलमान को शरण देना चाहते हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे क्योंकि ये एनडीए की सरकार है केंद्र में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई शरणार्थी को हम शरण नहीं दे सकते हैं। उस जो रोहिंग्या मुसलमान है, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल हो, ऐसे जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों पर आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहते हैं कि ममता बनर्जी वहाँ बांग्लादेश से शरण दे रहे हैं बंगाल में। तो एक तरफ जो अब केजरीवाल ने जिस तरीके से बयान दिया कि आपने पूछा नहीं कि भाई किशनगंज थोड़ा बंगाल में है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सीमांचल का इलाका है, वहाँ तो बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं।
बिल्कुल वहाँ भी सटे जो है बॉर्डर का इलाका है, तो वहाँ पे भी कुछ न कह नहीं सकते कि वहाँ पे भी आ रही है, लेकिन जरूर है कि बिहार में भी कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि जो बिहार में कि जो रोहिंग्या मुसलमान को कभी भी शरण नहीं देंगे, वो गिरिराज सिंह हो, चाहे उसके साथ साथ सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ऐसे जो तमाम जो नेता लगातार जो निंदा करते रहते हैं। लेकिन अब भी जो सीए और एनआरसी जो आया उसके बाद जो एक जो यहाँ जो एक व्यक्ति थे उनको शरणार्थी भी दिया गया सीए के तहत, लेकिन जो किशनगंज और जो किशनगंज जिला के जो है किशनगंज जिले को लेकर जो है अभी तक जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं चुप्पी साधे हुए, क्योंकि इस बार जो खासकर जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल का उस क्षेत्र में काफी पैठ है। तो दिलीप जायसवाल को सभी समुदाय के लोग मानते हैं, तो उनका जो खगड़िया जिले से ताल्लुकात करते हैं, लेकिन उनका जो सारा जो काम रहा शुरू से किशनगंज में ही रहा। तो किशनगंज के लोग उनको किशनगंज के लोगों को वो करीबी दिलीप जायसवाल से सवाल पूछिएगा कि दिलीप जी, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के आप लोग हंगामा करते हैं, लेकिन जहां पर आपका गुदरी मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में, वहां तो अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। एक बार सवाल जरूर पूछिएगा आप उनसे। चलिए, हमारे साथ एक हमारी नई सहयोगी है स्नेहा, हम थोड़ी इनसे भी बात कर लें। स्नेहा, नकली नोट पटना के मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आ गया है। तो आज आप चूंकि बता रही थी कि भाई सावधान हो जाइए, क्या सब आपने लिखा था, तो बताइए आप हमारे दर्शकों को कि भाई नकली नोट की पहचान वो कैसे करेंगे, और 500 के अगर नकली नोट आए हैं तो उससे किस तरीके से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यस सर, बिहार में 500 के नकली नोट का मामला सामने आया है। पूरे राज्य में 500 के नकली नोटों के इस्तेमाल की खबरें आ रही हैं। पुलिस, जो बिहार पुलिस मुख्यालय है, उसने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और डीएम हैं, उन्हें विशेष आयोजन और कदम उठाने के लिए आदेश जारी किया है। हम पहले जानते हैं कि नकली नोट की पहचान हम कैसे करें। तो नकली नोट की जो पहचान है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो स्पेलिंग है वो गलत है। रिजर्व RESERVE रिजर्व की स्पेलिंग होती है, लेकिन जो नकली नोट है उसमें होता है RESARVE। ये है नकली नोट की पहचान। अब हम जानेंगे कि असली नोट और नकली नोट में हम कैसे पहचान करें। तो असली नोट कैसे पहचान करें, तो फर्स्ट ये है कि आप जो अशोक स्तंभ है वो दाहिनी ओर होता है। फिर दूसरा है कि आपका जो महात्मा गांधी की जो तस्वीर है उसके साथ 500 है वो देवनागरी में लिखा हुआ है। तीसरा है कि जो सुरक्षा धागा होता है नोट का वो हरे रंग से नीले में होता है। तो ये है असली नोटों की पहचान। दूसरी चीज है कि बिहार मुख्यालय है वो उनने बताया है कि लगातार तस्करी की जा रही है नकली नोटों की, और इसके लिए सतर्कता बरतनी चाहिए। तो अगर आपको शक हो कि आपके पास नकली नोट आता है तो सबसे पहले तो आप नजदीकी बैंक में जाएं, उसकी जांच कराएं। दूसरी चीज है कि आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और उसकी जानकारी दें। तीसरा, यूवी लेंस की मदद से आप उसकी नोट की सुरक्षा की फीचर्स चेक कर सकते हैं। स्नेहा, आपने ये देखने की कोशिश की या फिर समझने की कि ये नकली नोट का जो एक बड़ा कारोबार, बिहार चूंकि एक बड़ा मार्केट है नकली नोट का, ये आखिर आता कहाँ से है, और फिलहाल अभी बिहार के किन किन जिलों में नकली नोट ज़्यादा है? सर, अभी इसकी जानकारी तो अभी कल ये न्यूज़ आया है रात में, तो अभी इसकी जो जानकारी है और बताएंगी पुलिस। अभी तो इसके बारे में इतना ही पता है। आप और अपडेट रहिए, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब जब पुलिस की बात अभी हम लोग कर रहे थे तो आज डीजीपी साहब बिहार के विनय कुमार जी लगातार पुलिस के साथ बैठक करते हैं। अब अपराधियों के ऊपर नकेल कसने की न सिर्फ पूरी तैयारी में है, बल्कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से 3 अपराधी जो हैं वो मारे गए गोलीबारी में। आज पटना पुलिस मुख्यालय वो पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ लंबी मैराथन बैठक की, अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए और कहा कि अब अपराधी अपराध करना बिहार में छोड़ दे, अन्यथा वो बख्शे नहीं जाएंगे। मंजीत सेन दरअसल में इस खबर पर बने हुए थे। मंजीत, क्या कुछ डीजीपी साहब ने आज किया है पुलिस के साथ बैठक में? आज पहली बार डीजीपी विनय कुमार पहुंचे थे जिला पुलिस हेडक्वार्टर में। वहां उन्होंने आईजी गरिमा मल्लिक, एसएसपी थे, साथ में पटना के जितने भी सिटी एसपी, डीएसपी हैं और भी अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ लगभग 4 साढ़े 4 घंटे बैठक की उन्होंने लगातार।
और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कई सारे निर्देश भी दिए। जब बैठक से वे बाहर आए तो पत्रकारों से जब बात कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने विशेष बल दिया कि गश्ती को हम बढ़ाएंगे, पुलिस किस तरीके से क्राइम कंट्रोल कर सके, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को टिप्स दिए। इस दौरान जब अधिकारियों ने उनसे एनकाउंटर्स के बारे में पूछा तो इस पर भी डीजीपी भी एकदम एक तरह से कह सकते हैं खुलकर उन्होंने खुली छूट दे दी है अधिकारियों को कि हाँ, अगर कोई भी अपराधी, आप जब एक्टिव होंगे तो अपराधियों में खलबली मचेगी, और जब खलबली अपराधियों में मचेगी तो निश्चित रूप से जो अपराधी हैं वो पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, और जब उनकी गोली चलेगी तो फिर हमारी बंदूकें भी शांत नहीं बैठनी चाहिए। यानी कि अब लंबे समय बाद एक बार फिर से बिहार पुलिस जो है वो एक्शन के मोड में आ गई है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग कि अभी जो है बिहार पुलिस एक तरीके से बहुत लंबे समय बाद ही कहेंगे इसको, इस राह पर जरूर चलिए कि क्राइम को हर हाल में खत्म करना है। क्राइम को हर हाल में खत्म तो बिहार पुलिस करना चाहती है, लेकिन एक खबर आपको जो बता रहे हैं, इस खबर को सुनकर निश्चित तौर पर आप चौंक जाएंगे कि आज बिहार पुलिस की गाड़ी जब पेट्रोल लेने के लिए जाती है पेट्रोल पंप पर, तो पेट्रोल पंप मालिक यह कह करके गाड़ी को लौटा देता है कि पुराना जो बकाया है उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जहां डीजीपी साहब लगातार अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहेगी तो फिर बेचारे पुलिस कैसे अपराधियों का पीछा करेंगे। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर है कि आज एनडीए के रथ को रवाना किया गया जेडीयू कार्यालय से, और उस रथ को रवाना करने में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, हम की पार्टी के, और जो एलजेपी-आर है चिराग पासवान की पार्टी, तमाम पार्टियों के अध्यक्ष थे और भारी भीड़ भी थी। और उसमें जो पोस्टर लगाया गया वो बड़ा अच्छा पोस्टर है जो बताता है कि एनडीए इंटैक्ट है। दोनों तरफ दो सिरे पर नीतीश और नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और बीच में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर है। यानी एनडीए बिहार में पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एकजुट है और एक होकर के आरजेडी यानी महागठबंधन से लड़ने की तैयारी में। महिप वहां पर इस खबर को कवर कर रहे थे। महिप, मैंने देखा कि आप झंडा आप नहीं दिखा रहे थे, आप कवर कर रहे थे, झंडा तो नेता लोग दिखा रहे थे। तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से? एनडीए की तरफ से जो महागठबंधन है या इंडिया अलायंस कह लें, उन्हें साफ मैसेज है कि आप में टूट हो गई है, हम अभी भी एकजुट हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने जो एकजुटता दिखाई थी, अब इसी एकजुटता के साथ हमें आगे बढ़ना है और लगातार जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसमें भी एनडीए परचम लड़ाएगी। और उसकी एक बानगी देखने को मिली कि जब खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा, उसके अलावा फिर राजू तिवारी एलजेपी-आर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी जो दोनों सहयोगी पार्टी, सबके प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर एक साथ रथ को रवाना करते हैं और साफ संदेश देते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, चाहे कोई कितनी भी बड़ी बात कर ले, कितनी भी अफवाह उड़ा ले, हम लोग नहीं हटने वाले, हम लोग नहीं टूटने वाले। लेकिन इस गाड़ी को रवाना करने का उद्देश्य क्या है? शायद दिलीप जायसवाल का मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो जाएगा तो जो हमारे जितने भी पांचों दल के कार्यकर्ता हैं वो सभी एक मंच पे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से 15 तारीख से जो एनडीए की रैली निकलने वाली है या एनडीए की जो बैठक होगी वो हर जिले में होने वाली है और इस रथ के माध्यम से जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें यह मैसेज दिलाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र में मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं और हम लोग सब एकजुट हैं, एक साथ है। कहीं कोई कुछ भी भ्रम डालने की कोशिश करे, उस भ्रम में नहीं पड़ना है, उस अफवाह में नहीं पड़ना, एकजुट रहना। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर से ऊपर की जो बातें कही जा रही है वो करके दिखाना है। एक आखिरी जो बड़ी खबर जो कि अभी छूट गई है वो ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी के मामले को ठुकरा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है। और उनके बता रहे थे आपकी वकील साहब हैं कोई गिरी साहब, उन्होंने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी जनसुराज, और जनसुराज ने जो अपील डाली थी उसे लिस्टिंग कर दिया गया है। 15 तारीख को जैसे ही कोर्ट खुलेगा उसके साथ ही जो केस की संख्या है, जो केस का नंबर है, उस पर सुनवाई होगी। और हम लोगों की लगातार कोशिश यही रहेगी कि जो
छात्रों के हित में जो जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो अभी तक आमरण अनशन पर हैं और सुनवाई के साथ ही उनके आमरण अनशन को तोड़वाया जाए। यानी कि आमरण अनशन अभी नहीं टूटा है फिलहाल पीके साहब का, काफी बीमार हो गए होंगे लेकिन ये बिल्कुल बीमार हो गए हैं और डॉक्टरों ने अब उनकी किडनी इफेक्ट की बात भी, जो वकील कह रहे हैं कि किडनी इफेक्ट होने की भी बात करें कि अगर उनका आमरण अनशन इसी तरह से जारी रहा तो हो सकता है कि भविष्य में उनकी किडनी भी डैमेज हो जाए। तो इसको लेकर हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके ये सुनवाई करवाई जाए और इसमें जीत हासिल की जाए। महीप जी, तो आप कम से कम बीट देखते हैं, आपको तो जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। चलिए, तो ये आज दिन भर की बड़ी खबरें थी जिससे हमने आपको रूबरू कराया, और रोज 7:30 बजे आप बिहार से रिपोर्टर्स लाइव देखेंगे हमारे साथ, और उसमें दिन भर की तमाम खबरों का हम इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो यूट्यूब पर आप जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए अपने सहयोगी राजेश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।